वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन देख रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देख चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी देखने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें एग्जाम में आती हैं उन सभी को हम आज कवर करेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय हैं या फिर उनके साथ स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे ही सारे टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ ये सेक्शन कवर कर रहे हैं। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है। आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सब्जेक्ट वही स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोग बोलेंगे। और इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो दोनों क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखते रहिए। डेली शॉर्ट भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें भी, तो 1-2 फैक्ट्स आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, सामने नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हर क्लास में मैं आपको छोटी सी जानकारी देती हूँ, वो भी आप जान लीजिए। अगर आप न्यू हैं या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर क्या करना है, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, आपको कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो बच्चे पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। अक्टूबर में आपका एग्जाम है प्री का, उसके बाद मेंस होने वाला है। और जो बच्चे आरओ को टारगेट कर रहे हैं तो बचे हुए दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो के साथ आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे और डेली प्रैक्टिस हो जा रही है सब्जेक्ट वाइज। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आपने मेरे साथ कुछ लगाए हुए हैं, ठीक वैसे ही आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, जिससे आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से। और ठीक वैसे ही प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयारी करते रहिए अच्छे से। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोलते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है। और आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। और आधुनिक पुरुष और युगदूत, तो ये सारी उपाधियां इनकी याद रखिएगा, इससे प्रश्न बना हुआ है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो प्रदान की थी। क्यों? इनको अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ, इनके दरबार में भेजा था। ठीक है, तो इंग्लैंड में देखेंगे आप, ब्रिस्टल जो जगह है वहाँ पर 27 सितंबर 1833 को वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उनकी समाधि भी स्थापित की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा दिला सकती है। उन्होंने जो ये मूर्ति पूजा है, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको क्या क्या विरोध दिखाया, उनके प्रति विरोध दिखाया। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी, बुक का नाम याद रखना है, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट्स के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया था। और जान लीजिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किया था। 1818 में उन्होंने अपनी सती विरोधी अभियान का आरंभ कर दिया था। और 1829 में आप सभी को पता है विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून बनाकर ये जो सती प्रथा है इसको गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया था। बहुत बड़ा प्रयास रहा इनका और सफल भी हुआ। किसी भी शास्त्र के अनुसार सती प्रथा एक हत्या होती है, ऐसा राजा राम मोहन राय का कथन भी था। तो इनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और प्रचार करना चाहिए, ये उसके समर्थक रहे थे। उन्होंने डेविड हेयर की 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, डेविड हेयर ने उसमें काफ़ी सहायता प्रदान की थी और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का इन्होंने समर्थन भी किया था। फिर राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, दांत हो गए, रूसे हो गए, वोल्टेयर हो गए, इनके जो दर्शन की है शिक्षा वो देते थे। ठीक है, वो इसी में दी जाती थी। तो 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देखिए, 1817 में कलकत्ता में एक इंग्लिश कॉलेज खोला था, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद क्या होता है,
उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, आप सभी को पता है। तो इसकी बागडोर आ जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब इसकी बागडोर कौन संभालते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तो 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और ये फारसी भाषा में थी, लैंग्वेज पूछ ली जाती है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसमें है, फारसी भाषा में। 1805 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली दार्शनिक रचना तोहफतुल मुराहिदीन लिखी थी, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिए था। और इसमें उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक पूर्वाग्रह के आलोक में दुनिया भर के प्रमुख धर्मों का विश्लेषण करके इनमें जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं या जो भी चीजें हैं उनको खत्म कर कर आगे जो पाश्चात्य शिक्षा उसका भी क्या किया, इन्होंने प्रसार किया और शिक्षा के लिए काफी जोर दिया, सती प्रथा का विरोध किया। 1858 में क्या होता है, केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य भी नियुक्त किया था। 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 1866 में क्या होता है, उन्होंने भारतीय समाज जो नव विधान ब्रह्म समाज इसके नाम से एक नई सभा का गठन कर लिया। तो पहले देवेंद्रनाथ टैगोर इससे जुड़ते हैं, इनको नए आचार्य बनाते हैं, बाद में इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है 1865 में, और अगले साल 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज का ये स्थापना करते हैं। तो इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, और ब्रह्म समाज ने जातिवाद, बहुविवाह, पर्दा प्रथा इन सभी का विरोध किया था, ये सब आपको पता है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसको जाता है, स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। एक एक करके एक एक व्यक्ति को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद जिसे बोलते हैं, उसमें अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिया था। तो इनका जन्म कब हुआ, 1862 में हुआ। आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए थे और उनके शिष्य बन गए थे, और रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 1886 में हुई थी, और रामकृष्ण की इच्छा के अनुसार 1886 में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं, इनको मठवासी शिष्यों के नेता के रूप में चुना गया, और उन्होंने कलकत्ता के पास बेलूर है वहां पर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं। नेक्स्ट है शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह किससे हुआ था, रामकृष्ण परमहंस से हुआ था, तो 1859 में हुआ था, याद रखेंगे। शारदामणि मुखोपाध्याय, शारदा देवी किसकी ये पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की। अगले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने बचपन का नाम जो इनका मूल शंकर था इस नाम से जाने जाते, और ये गुजरात के काठियावाड़ के एक छोटे शहर टंकारा में कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वहाँ 15 वर्षों तक सत्य की खोज में एक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। फिर उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद नामक एक अंधे शिक्षक से वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक ब्राह्मण होने का हकदार उसे है, इनका कहना था, जिसने श्रेष्ठ ज्ञान और चरित्र अर्जित कर लिया हो और जो एक व्यक्ति रूप में शूद्र वर्ग में होने के योग्य हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ब्राह्मण होने का हकदार आपने बताया कि क्या है। देखिए क्या था कि ब्राह्मण जो थे उस समय ब्राह्मणों की देखेंगे बहुत ज्यादा वर्चस्व था, उन्होंने वर्ग विधान कर दिया था, मतलब अलग अलग वर्ग बना दिए थे, शूद्र वैश्य शूद्र आप देखते थे। तो अछूतों की दशा बहुत बुरी थी, उनको मतलब अछूत कह करके बुलाते थे जो ब्राह्मण वर्ग के नहीं होते थे, ठीक है। ये अपने आप को कुलीन मानते थे, बहुत उच्च वर्ग के मानते थे। तो जो भी आप देखेंगे यहाँ पर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए मैंने हमेशा बताया लोग आगे आए हैं, और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण बता रहे हैं कि असली ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, कौन व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तो इन्होंने कर्म पर बताया कि जो कर्म के रूप में ब्राह्मण है वही ब्राह्मण होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए, ये इनका कहना था, ठीक है। कोई अब आकर के ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप बता रही, यहाँ पर जो बोला गया मैं बस सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। वह स्वदेशी कपड़े, चिकित्सा उपचार की भारतीय प्रणाली और स्वदेशी उद्योगों की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो 1876 में भारतीयों के लिए भारत के रूप में जो स्वराज शब्द है इसका उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज, जब लोग स्वराज का शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे थे उस वक्त इन्होंने स्वराज बताया था क्या है। बाद में लोकमान्य तिलक ने इस विचार का प्रसार किया था और एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना था। तो वेदों से लिया गया आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ठीक है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये याद रखिएगा, ये किसका कथन है? वेदों से लिया गया है, आर्य समाज का वाक्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नाम इनका आप सभी को मैंने भी बताया, मूल शंकर था।
1824 ईस्वी में इनका जन्म होता है। गुजरात की मोरबी रियासत थी, काठियावाड़ क्षेत्र में, वहाँ पर एक ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का कोई स्थानापन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वशासन को उस वक्त एक्सप्लेन कर रहे थे। तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय पहले लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो आर्य समाज के नियम सिद्धांत सबसे पहले बंबई में प्रतिपादित किए गए, और भारतीय के लिए भारत का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय हो गए। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, इनसे प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन्हें लोकवादी के रूप में प्रख्यात थे, इन्हें इस नाम से भी जानते हैं, लोकहितवादी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहला जो अभियान है उसका नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने 1865 में पुनर्विवाह मंडल अर्थात विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु समाज की स्थापना की और उसके संगठन के सचिव के रूप में काम किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था 1853 में। 1891 में बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से एक एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो। ठीक है, उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए महापाप बाल विवाह द कार्डिनल सिन नाम की एक पत्रिका शुरू की थी। और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी रानाडे ने और रघुनाथ राव इनके द्वारा मिलकर के की गई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना। पहले की जो क्लासेस हुई हैं उनको अगर देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स आपको ऑलरेडी तैयार होंगे। यहाँ पर आप अब एक एक करके एक एक व्यक्ति को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको आगे के फैक्ट मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, उनकी वजह से कौन सा एक्ट आया। अगर एक्ट आ जाए तो क्रोनोलॉजी में लगा पाए, इसलिए डेट भी दी गई है। ठीक है, 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्ति इनके नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 में आपको पता है, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था और विधवाओं के पुनर्विवाह को विधि संगत इसमें बनाया गया था। सती रेगुलेशन विलियम बेंटिक के समय में आया था 1829 में। 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे और इन्होंने ही बहुत प्रयास किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए, और 1829 में ये एक्ट पारित भी होता है। तो 1849 में स्थापित हुआ था एक बेथुन स्कूल, इसके सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था। प्रश्न आया है मैच भी करने के लिए, तो याद रखिएगा 1849 में बेथुन स्कूल जो कॉलेज है इसके सचिव के रूप में ईश्वरचंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो भारतीयों में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अगले व्यक्ति बाल शास्त्री जाम्बेकर, 1812 से 1846 ईस्वी तक इनका समय दिया गया। इन्होंने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने 1832 में सामाजिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1940 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया, जिसमें वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते थे। महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित हुई परमहंस मंडली, इसके संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम तथा अन्य शामिल थे। दादोबा पांडुरंग को मराठी भाषा के पाणिनि, एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मराठी वाक्य विन्यास की नींव रखी और मराठी व्याकरण पर एक खंड भी लिखा था। और ये भास्कर पांडुरंग ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को उजागर किया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक जो बॉम्बे गजट है, 1841 में 8 लंबे लेखों की एक श्रृंखला छापकर औपनिवेशिक शासन के लगभग हर स्याह पहलू को उजागर किया था। तो नाम याद रखेंगे भास्कर पांडुरंग का। आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो अभी तक आपने पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ और व्यक्तियों को डिस्कस करूंगी मैं, और इसके बाद इनके प्रयासों से जो भी एक्ट पारित हुए वो भी इसी क्लास में कवर हो जाएंगे जो अगली क्लास आएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज इस पर मिल जाएंगे। और मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।